गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चारों काल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनईपी एनसीएफ के बाद एनसीएफ का नया वर्ज़न पढ़ने वाले हैं और आप लोग देख रहे हो स्क्रीन में एनसीएफ 2022। एनसीएफ 5 मैंने पढ़ा दिया था, क्या उनकी विशेषताएं रही है वो आप लोग जान गए हो। अब थोड़ा सा संक्षेप में एनसीएफ 2022 को भी जानना है। अब तक एनसीएफ को लेकर कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो एनसीएफ का जो है पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी ध्यान देना। एनसीएफ का पहला वाला कब आया था पता है? 1975, उसके बाद 1988, उसके बाद 2000, फिर 2005, फिर 2022 और 2023 आगे है क्या? ठीक है, ठीक है। तो 2005, 2022, 2023 भी देखने को मिल सकता है, पर ये अभी फिलहाल हमको इतना ही जानना है 2022 तक का। ठीक है, चलो। तो अभी तक जो है 2005 पढ़ चुके हो, 2022 के बारे में जानना है तो ध्यान सुनेंगे। एनसीएफ 2022 फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा या पाठ्यक्रम रूपरेखा, इसके बारे में पढ़ना है, तैयार हो जाओ। अब इसको बनाया कौन, कैसे डिज़ाइन हुआ, इस पर थोड़ा सा समझो। जैसे कि एनसीएफ 5 के बारे में पढ़े थे, उसको बनाने वाला जो प्रमुख था वो कौन था? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है। जैसे एनईपी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखोगे तो उसको बनाने वाले में हाथ किनका था? कस्तूरी रंगन। ठीक ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ 2022 को किसने प्रस्तुत किया, किसने बनाया, तो इसमें भी नाम आएगा कस्तूरी रंगन का। किसका नाम लेना है? कस्तूरी रंगन। ध्यान रखना, इनकी अध्यक्षता में जो है एनसीएफ 2022 जो है बनाया गया। तो एनसीएफ 5 यशपाल, और यहाँ पर कौन आ गए? कस्तूरी रंगन। यशपाल क्या है, ऊपर चले गए, इसलिए उनको मौका नहीं मिला ये वाला। ठीक है, एनसीएफ 2022। तो कस्तूरी रंगन अभी अभी, क्योंकि 2020 में ही उन्होंने क्या बनाया था? एनईपी 2020 इन्होंने ही बनाया था। तो लगे हाथ, चलो भाई क्या बनाते हैं एनसीएफ। बोले कि भाई आप ही बना दो, क्योंकि आप ही एनईपी बनाए हो। तो फिर जो अपना एनसीएफ इससे पहले था, अपना जस्ट इससे पहले क्या था? एनसीएफ 2005। अब हमको मालूम है कि कस्तूरी रंगन जो है ऑलरेडी क्या बना चुके हैं? एनईपी 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्होंने ही बनाया। तो बोले भैया आप ही जो है इसको भी अपडेट कर दो। अब आप ही बनाए हो इसको, क्या सोच समझ के आप ही जानते हो, तो आप ही जो है इसके हिसाब से अब इसको भी अपडेट कर दो। क्योंकि एनसीएफ 2005 कहीं ना कहीं किसके हिसाब से था? वो एनईपी 1986 था कि नहीं, बताओ। तो 34 साल पुराना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के हिसाब से कहना चाहिए 2005 था एनसीएफ। तो भाई हमको जो है एनईपी 2020 के हिसाब से इसको भी अपडेट करना था, तो इसीलिए लाना पड़ा हमको एनसीएफ 2022 लाना पड़ा। तो ये आपको समझना है, पहले तो बैकग्राउंड को पहले समझना है। क्वेश्चन यहाँ से उठा पटक करके पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए। कस्तूरी रंगन महोदय ने एनईपी बन लाया 2020 और इन्हीं को ही जो है जिम्मा सौंपा गया एनसीएफ को अपडेट करने का। तो अपडेट कब किए इन्होंने? 2022 में। इस समय भारत में जो है शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे, अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय थे धर्मेंद्र प्रधान। सुने हो धर्मेंद्र प्रधान? हाँ, अभी भी है। तुम लोग का सौभाग्य है कि याद करने का टेंशन नहीं है, पहले भी
और आज भी। तो धर्मेंद्र प्रभार जो है, धर्मेंद्र प्रधान, ये प्रधान थे किसके? शिक्षा मंत्रालय के। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है एनसीएफ 2022 को प्रस्तुत किया, लॉन्च किया। याद रखना 20 अक्टूबर 2022 को, ये दिन को याद रख लो, 20 डेट को 20 अक्टूबर 2022, 20/10/22, 32 मत बोल देना, है ना, अभी बहुत साल बचे। तो 20/10 मतलब 20 अक्टूबर 2022 को धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्र को सौंपा एनसीएफ 2022। तो एनसीएफ 2022 कौन से तिथि में आया बोलने से? 20 अक्टूबर। और याद करो 29 जुलाई को मैं कुछ बड़बड़ाया था, क्या आया था? एनईपी आया था ना, 29 जुलाई याद करो 2020 को एनईपी आया था, और ये 20 अक्टूबर को आया था, आपको ध्यान रखना है, लॉन्च किया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे एनईपी के दौरान? याद है? रमेश पोखरियाल, याद है ना, रमेश पोखरियाल थे। तो ये बेसिक जानकारियों को आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ तो एनसीएफ में हम लोग पूरा चीज़ पढ़ेंगे अभी, बेसिकली ध्यान से देखना। इसके ऊपर हमारी पूरी चर्चा होगी। एनसीएफ जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, फाउंडेशनल स्टेज, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022, ये भी बोलना है आपको। इसका और एक दूसरा नाम है एनसीएफ 2022 को और किस नाम से जानते हैं? एनसीएफ एफएस 2022। लिखो। तो एनसीएफ 2022 को किस नाम से जानते हैं? एनसीएफ एफएस 2022। एफएस मतलब फाउंडेशनल स्टेज। क्या होगा? फाउंडेशनल स्टेज, फंडामेंटल नहीं बोलना है, क्या बोलना है? फाउंडेशनल स्टेज। और आप लोग एनईपी में पढ़े हो, वो 4 जो स्ट्रक्चर था, 5+3+3+4 में जो पहला 5 है, इसी को बोलते हैं क्या? फाउंडेशनल स्टेज। तो हाँ, फाउंडेशनल है, फंडामेंटल। तो इसी के बारे में पूरा चर्चा रहेगा। तो एनईपी 22 जो है पूरा जो है इसमें फोकस किया गया है कि फाउंडेशनल स्टेज को कैसे मजबूत करे। नाम से ही समझ में आ जा रहा है, एनईपी बोलते हैं एनसीएफ एफएस 2022। मतलब वो जोर कहाँ पे देना चाह रही है? कौन से स्टेज पे? हाँ, एनईपी में आप लोग 4 स्टेज पढ़े हो, तो 4 स्टेज में पहला स्टेज पे ही वो फोकस करना चाह रहा है, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा नींव मजबूत, उसका आगे उतना ही ज़्यादा भविष्य उज्जवल, और जिसका ज़्यादा धस गया है नींव, उसका भविष्य भी धस जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर जो है एनसीएफ 22 में फोकस किया गया कि क्यों ना फाउंडेशनल स्टेज को और बेहतर किया जाए। हमने कहावत भी सुना है कि बचपन की जो उम्र होती है मिट्टी के जैसा होता है, जैसा बना दो, जैसा ढाल दो। तो आप लोग पढ़े हो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 सालों का, ये 5 सालों का जो है कैसे कैसे है, एनईपी आप लोग पढ़े हो, अभी बात करूंगा मैं इसमें। तो चलो हम लोग राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 से बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो मैडम साहब जो है ना, मैडम जो है बच्चों को कुछ बता रही हैं, है ना। ये फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे हैं, लग रहा है क्या हाई स्कूल वाले हैं? नहीं लग छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? हाँ, आंगनबाड़ी वाले हैं, बाल बाटिका वाले हैं, नर्सरी वाले हैं, प्ले स्कूल वाले हैं, KG 1 KG 2 वाले हैं, मान के चलो। तो यहाँ पर जो है फाउंडेशनल स्टेज, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, सुनना है ध्यान से, गुगवाकास, ठीक है? पीछे, हाँ इधर पीछे दिख रहा है, लिखना नहीं है, दिमाग में सेट करो। तो हमको मालूम है कि एनसीएफ को नाम ही दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज 2022। हमको फाउंडेशनल स्टेज को फोकस करना है। हम लोगों ने एनईपी में पढ़ा है स्ट्रक्चर 5+3+3+4। पढ़ने की उम्र जो है शुरुआत होगी 3 साल के बाद, 3 साल के बाद चलना चालू हो जाएगा। तो 3 सालों के बाद फाउंडेशनल स्टेज में कितने साल तक पढ़ेगा? 5 साल तक। फिर उसके बाद ये मालूम है ना, यहाँ पर 5 सालों के लिए पढ़ेगा। तो इस स्टेज में
आकर जो है मैडम साहब के साथ खेल खेल में जो है उनको सिखाया जाएगा। कोई परीक्षा नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई बर्डन नहीं, केवल खेल ही खेल में बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाएगा और पूरा फोकस इसी में करना है, ये बताया जा रहा है NCF 22 में। तो NCF 22 को फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक तो मैं बता दिया कि भाई NCF 5 पुराना हो चुका था, हमारे सामने नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी थी, लेकिन ये भी कारण था कि पहला जो NCF वो 1975 वाला वो बहुत प्राचीन था। उसके बाद 1978 उसमें भी कुछ कमियां रही होंगी, ठीक है। 1978 के बाद 88 के बाद 2000 उसमें भी कुछ कमियां रही। मतलब वो पंचवर्षीय योजना जैसे पहले बनता था ना कि एक पंचवर्षीय योजना में कृषि को फोकस करनी, साल कृषि को कोई 5 साल तक आगे बढ़ाने का फोकस करेंगे, किसी बार टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का फोकस करेंगे, ऐसे पंचवर्षीय योजना बनता है देश में। ठीक ऐसे ही वो NCF था, उनके भी कुछ अलग अलग थे। शुरुआत में जो है वो आर्ट पे फोकस किया गया, कल्चर पे, ठीक है। फिर दूसरे बार जो 1988 आया उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को फोकस किया गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चों को लेकर। उसके बाद फिर सोशल जो है इकोनॉमी, सोशल कहना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड फोकस किया गया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है हम लोग नया नया कॉन्सेप्ट ला के ऐड करते गए। तो यहाँ पर देखो, समझो अभी आगे और देखिए। तो यहाँ पर परिचय में देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मूलभूत चरण NCF SF के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जारी की। कब? 2022 में। किनके द्वारा की गई? शिक्षा मंत्रालय विभाग के प्रमुख मुखिया धर्मेंद्र प्रधान, याद रहेगा। अब की पॉइंट को समझिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि के आधार पर और इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF को विकसित की गई। मतलब सिंपल सी बात मैंने जो कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चूँकि आ चुकी है तो NCF 5 पुराना हो गया है, अब उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत के हिसाब से इसको जो है लाया गया 2022। आपसे पूछा जाए क्यों लाया गया 2022 NCF, तो क्या बोलोगे? NCF 5 पुराना हो गया भैया। NEP 1986 भी बदल के NEP 2020 हो गया, तो ये तो अपडेट करना ही पड़ेगा ना, इसलिए अपडेट करने के लिए लाया गया। अब थोड़ा बहुत कमी उसको सुधार करेंगे। अब यहाँ पर देखो पाठ्यक्रम, पर्सपेक्टिव गोल्स में देखोगे उद्देश्यों को सही दिशा देने के लिए किसी भी संस्थान सेटिंग छात्रों के संगठित अनुभव की संपूर्णता को संदर्भित करता है। और ऐसे अन्य मामले हैं कि पाठ्य चर्चा और उसके अभ्यास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम के अंतर्गत न होते हुए भी अभिन्न रूप से संबंधित है, इससे शामिल। ये सब लड़ा झलक सुनना नहीं है, सीधा आगे बढ़ा रहा हूँ। करिकुलम, पाठ्य चर्चा, ये ध्यान रखना। इसमें जो है जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है उसमें पहला है आपका पर्सपेक्टिव गोल्स, ठीक है। दूसरा में है आपका शिक्षक और उनकी क्षमताएं। उसके बाद है माता पिता और समुदायों की भागीदारी, संस्थाओं तक पहुंच के मुद्दे, उपलब्ध संसाधन और प्रशासनिक और सहायक संरचना। मतलब ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि आपका जो NCF का जो मूल विषय वस्तु रहेगा जिसमें हमको फोकस करना है वो क्या क्या रहेगा? एक तो पर्सपेक्टिव गोल है ना, प्रशिक्षक लक्ष्य। दूसरा आपको बोलना है शिक्षक और उनकी क्षमताएं। तभी तो B.Ed D.Ed करा रहे हैं क्या आजकल? पहले कराते थे क्या B.Ed D.Ed? पहले CGTET CTET होता था क्या? पहले शिक्षा भर्ती का कंपटीशन होता था क्या? पहले कोचिंग कराते थे क्या? पहले मैं पढ़ाता था क्या? तो भाई शिक्षक और उनकी क्षमताओं को अब क्या करना है? अपडेट करना है। माता पिता और समुदायों की भागीदारी, अब जो है थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पेरेंट्स का। पेरेंट्स मीटिंग होता ही नहीं होता जी आजकल, होता है ना। मतलब यही है माता पिता और समुदायों की भागीदारी। देखे होगे प्राइमरी लेवल पर पंचायत भी उसमें शामिल रहता है, प्राथमिक शाला स्कूल में वो शिक्षा समिति के सदस्य अध्यक्ष बन जाते हैं सरपंच लोग, है नहीं, उप सरपंच पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माता पिता और समुदायों की भागीदारी जो है इसमें जोड़ी जा रही है। संस्थानों तक पहुँच के मुद्दे, संस्थानों तक कैसे पहुँचे बच्चे आसानी से,
इसको लेकर उपलब्ध संसाधन, जो स्कूल में उपलब्ध संसाधन है उसको कैसे और बेहतर किया जाए। उसके बाद प्रशासनिक और सहायक संरचनाएं। पहले के स्कूल जानते हो जैसे बरसात आता था हफ्ता में 2-3 दिन तो छुट्टी रहता था। कैसे मैडम? काबर ऊपर से पूरा पहले के जानते हो खदर छानी वाला रहता था प्राथमिक शाला, अब तो सब लेंटर वाला ढलाई वाला है कि नहीं। बैठने के लिए क्या रहता था पहले? टाट पट्टी, अब क्या रहता है बकायदा? हाँ, नीचे प्लास्टर भी नहीं रहता था पहले, अब तो बाकायदा पूरा टाइल्स लगा रहता है। तो पहले के स्कूल और अभी के स्कूल में बहुत अंतर आ गया। तो अंतर क्यों आया? कहीं ना कहीं ये संसाधनों को और बेहतर किया गया। प्रशासनिक और सहायक संरचना, इसको और जो है सशक्त किया गया। बीच बीच में बीओ अधिकारी का जाते रहना, जिला शिक्षा अधिकारी जाते रहना, कलेक्टर, विधायक, ये सब लोगों को जो है कार्यभार सौंपा गया। चलिए, तो वो हाँ शिक्षा मंत्री बन गए। अब देखो, अच्छा शिक्षा जो है कौन से विषय का स्तर है आप लोग संविधान में पढ़ोगे तो याद ना, समवर्ती सूची का विषय है। मतलब शिक्षा संबंधी अगर कुछ नियम कानून है तो उसमें राज्य भी अपना दिमाग लगा सकता है और केंद्र भी, मतलब दोनों को मिलकर करना रहता है। ऐसा नहीं कि अकेले राज्य जैसा मन चाहे वैसा कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। एकदम से केंद्र थोप दे तो भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, शिक्षा जो क्षेत्र है ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। संविधान में पढ़ाए होंगे सर आप लोग को। चलिए यहाँ पर देखो, अब एनसीएफ के उद्देश्य देखिए। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद करने के लिए एनईपी 2020 में शिक्षण शास्त्र सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव के माध्यम से कल्पना की गई थी। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि भारत देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली को और अच्छा करना है, बदलना है, तो एनईपी 2020 में पेडागॉजी, ठीक है, करिकुलम, ठीक है, इनको जो है अच्छे से बदलने की बात कही है। इनका उद्देश्य है शिक्षा में प्रथाओं को बदलने में मदद करना, न कि केवल विचारों में। मतलब प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पर जो है हमको शिक्षा व्यवस्था को क्या करना है, बदलना है, दुरुस्त करना है, इनका उद्देश्य है। अब देखिए एनसीएफ की विशेषताएं क्या है। एनसीएफ की विशेषताएं समझते जाओ, लिखना विखना सुनो बस, रामायण टाइप का। तो एनसीएफ की प्रमुख विशेषताएं में आप देखिएगा, इनके उद्देश्यों को क्या करना है, हमको सक्षम बनाना है। जो हमने उद्देश्य बनाए हैं उसी को क्या करना है, मजबूत करना है। जैसे आप लोग उद्देश्य बनाए हो क्या, शिक्षक बनना है, उद्देश्य क्या है, शिक्षक बनना। हाँ, अब उसके लिए क्या करना है, हाँ मेहनत करना है, डेली क्लास अटेंड करना है, ठीक है, टेस्ट भी दे लाना है, एकाग्र टेस्ट भी ज्वाइन करना है ना, साध्य कोचिंग से पढ़ना है। हाँ तो ये सब दुनिया भर का फॉर्मेलिटी जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शिक्षा बनना मुश्किल, क्या नामुमकिन है। तो ये सब जो है वो जो उद्देश्य बनाया उसको पूर्ति के लिए क्या है, ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एनसीएफ की विशेषताएं, इसके उद्देश्यों को सक्षम करने के लिए ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसी क्या बोला जाता है, ECCE, सुने हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, याद है ना, आया था, हाँ आते रहेगा, ट्रेंड में है ये। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, विशेषताओं में पहला चीज़ ध्यान रखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, ECCE, इसी को पलट दो तो CE हो जाएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्पष्ट है। तो इनमें नवीनतम शोध पर आधारित होने के बावजूद इस एनसीएफ का उद्देश्य सभी हितधारकों द्वारा समझने योग्य और संबंधित और उपयोग करने योग्य होना है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसे देखभाल करना है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे शिक्षा देना है। प्रारंभिक अवस्था मतलब वो शुरू का जो 5 साल वाला फाउंडेशनल स्टेज है, ध्यान रखना, यहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है एनसीएफ 22 ने फाउंडेशनल स्टेज पे। और फाउंडेशनल स्टेज किसको बोलेंगे, शुरू के 5 साल। और शुरू के 5 साल बोलने से उसमें वो क्या क्या पढ़ेगा, शुरू के 3 साल तो वो आंगनबाड़ी में रह के सीखेगा, और उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। तो ये शुरू का जो 5 साल है एनसीएफ 22 फोकस कर रहा है, इसी को स्ट्रॉन्ग करना है।
उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी स्ट्रांग हो, वो जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो संस्था भी स्ट्रांग हो, सरकार के नियम कानून भी स्ट्रांग हो, उद्देश्य भी अच्छा हो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। तो पूरा फोकस इस पे किया जा रहा है। वो हायर मिडिल में अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले फोकस किस में करेंगे, फाउंडेशनल स्टेज पे। तो इसीलिए यहाँ पर बात किया गया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो इसमें नवीनतम शोध हुआ है, इस पर आधारित है ना, जो भी है उद्देश्य सभी हितधारकों द्वारा समझने योग्य, संबंधित, उपयोग करने योग्य होना है। अगला देखो, शिक्षकों और अन्य शिक्षकों, स्कूल नेताओं और शिक्षा प्रणाली के पदाधिकारी जैसे कि परियोजना अधिकारी, क्लस्टर और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, प्रशिक्षक, परीक्षा बोर्ड और पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, विकास टीम सहित शिक्षा के व्यवसायी, ये पूरा जो दिखता है ना ढांचा, ये सब शामिल है एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। आप देखते हैं ना, शिक्षक अलग अलग शिक्षक, प्राइमरी टीचर अलग, मिडिल टीचर अलग, ये सब टीचर, नेता जानते हो, नेता विधायक से लेकर शिक्षा मंत्री तक ले हो गए, ठीक है, सरपंच से लेकर शिक्षा प्रणाली के जो पदाधिकारी, परियोजना अधिकारी, क्लस्टर और ब्लॉक। पढ़ोगे संकुल करोगे, अभी तुम लोग जब टीचर बन जाओगे ना तो संकुल समन्वय कैसा हो गया, संकुल अधिकारी वहाँ हो गए, संकुल में बुलाए हैं मीटिंग, ये सब गोट बात चलते रहेगा, ठीक है। तो ब्लॉक स्तर पर होता है ये, ब्लॉक संसाधन है ना, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीईओ सुनोगे, बीईओ, एबीओ है ना, डीओ। कभी कभी सैलरी नहीं आएगा तो हम वहीं जाओगे एप्लीकेशन लिख के, कैसे नहीं मिलत करके, है कि नहीं। तो एबीओ, बीओ और डीओ, और जो भी ट्रेनिंग बीच में आप लोग का ट्रेनिंग भी होते रहेगा। तो ये कुल मिला के जितने भी संरचना के अंतर्गत ये सब जो पदाधिकारी हैं, इनको लेकर भी बात कही गई है। साथ ही साथ रुचि रखने वाले पाठक को इस बात की उचित समझ प्रदान करने के लिए स्कूलों के लिए हमारी नई दृष्टि में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ध्यान रखना है। रुचि रखने वाले पाठक को, पाठक कौन हो गया यहाँ पर, शिक्षक होगा, बच्चा होगा, रुचि रखने वाले पाठक को इस बात की उचित समझ प्रदान करने के लिए स्कूलों के लिए हमारी नई दृष्टि में शिक्षा कैसी होनी चाहिए और क्यों, माता पिता, समुदाय के सदस्य और भारत की सभी के रूप में व्यक्ति क्या भूमिका निभा सकते हैं जिनकी भारतीय शिक्षा में बड़ी हिस्सेदारी। तो पाठक मतलब गुरुजी, ठीक है। तो गुरुजी को पता होना चाहिए कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, कैसे उसको किस तरीके से जो है समझाना बुझाना है। संपन्न संस्थाओं की कल्पना के साथ पूरी तरीके से सामंजस्य रखते हुए वर्तमान विशिष्ट संस्थान और शिक्षक की वास्तविकता को ध्यान में रखना। नहीं समझ में आया होगा, उठिया आया समझ में, अच्छा उठिया दे रहा हूँ ना फिर से। संपन्न संस्थाओं की कल्पना के साथ, संपन्न संस्था मतलब हमारा जो स्कूल है, ये संस्था वो क्या होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए। तो संपन्न संस्थानों की कल्पना के साथ पूरी तरीके से सामंजस्य बनाए रखते हुए वर्तमान जो विशिष्ट संस्थान और शिक्षक की वास्तविकता को ध्यान में रखना। मतलब ये बोल रहा है कि हमारी जो संस्था है, स्कूली विभाग जो है, मंत्रालय से लेकर सचिवालय से लेकर गांव का स्कूल, इस बीच में जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी शिक्षक है, जो भी मंत्री हैं, इनके बीच बेहतर क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब भाई मंत्रालय सचिवालय चले जाए, वहाँ पे शिक्षा विभाग बस वहाँ एसी में बैठ के दुनिया भर का नियम कानून बना रहे हैं, कभी आके देख ही नहीं रहे, मंत्री आके देख ही नहीं रहे, तो क्या सही से तरीके से सामंजस्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसको ग्राउंड लेवल पे फील्ड जो है देखना पड़ेगा कि कैसा क्या है। तो यहाँ पर उसी बोल को बोला गया सामंजस्य रखते हुए वर्तमान विशिष्ट संस्थान और शिक्षक की वास्तविकता को ध्यान में रखना। आप लोग जब स्कूल में जाओगे ना टीचर, तो बीच बीच में तुम लोग को ड्यूटी लगा देगा, इस विभागीय ड्यूटी, मतगणना में, चुनाव ड्यूटी में, और एक से होते रहता है, पोलियो वोली वाला ड्यूटी में, और कुछ कुछ सरकारी कार्यों में आप लोग को। फिर आप लोग फिर बोलोगे, सरकार को ताना कसोगे, पढ़ाने के लिए हम लोग भेजे हैं और हम लोग को उससे ज़्यादा दुनिया भर में जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। चुनाव ड्यूटी में इतना टेंशन देंगे, इतना भयंकर खतरनाक काम होता है। चुनाव ड्यूटी करना मतलब छोटा मोटा काम नहीं रहता, बहुत ही जवाबदारी वाला काम। तो ये सब टेंशन वाला काम देने के चक्कर में वैसे लगे कि यार हम लोग गुरुजी तो हमको पढ़ाने का काम देना चाहिए। अब इसके कारण क्या है, आप लोग का जो पढ़ाने का जो काम है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है कि नहीं होता है। तो ये सब काम भी करना पड़ जाता है। फिर आप लोग सुनाते हो उन लोग को, आप कैसे करोगे। वो लोग भी आप लोग को फोकट में सैलरी दे रहे हैं करके
और काम करवा देते हैं ना, सैलरी तो ले रहे हो करके। अभी आजकल देखना गर्मी छुट्टी में भी वो, अभी इस बार गर्मी छुट्टी था, पता है भयंकर गर्मी था, तो समर कैंप लगा दिए थे। अरे भाई सजाते हो सरकारी स्कूल में, ना बिल्डिंग में ठिकाना, ना पंखा में ठिकाना, ना कूलर, ना कुछ नहीं। वहाँ बच्चा जाएगा तो कैसे हो जाएगा, फड़फड़ा के बेहोश नहीं हो जाएगा। हाँ, तो भाई पहला तो संरचना हमारा अच्छा होना चाहिए ना, तब वो कराओ तो ठीक है। तो ये सब दुनिया भर के होते जा रहा है, तो वो सब चीज़ को समझते हुए करना है। आप लोग बैठे हुए ऐसे में अधिकारी लोग, IAS IPS ऑफिसर जो हैं वहाँ पर, शिक्षा सचिव लोग, उन लोगों को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता। अब वो लोग ऐसा सोच के बनाएंगे कि जैसे मैं ठंडा बैठा हूँ चेंबर में वैसे वहाँ भी होगा, ऐसा रहता है क्या? नहीं। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सोच समझ के सामंजस्य स्थापित करते हुए करना है, ऐसा करके बताया जा रहा है। अगला है देश के संदर्भ में वास्तविकता में गहराई, छोड़ो। नया ढांचा युवाओं को 21वीं सदी की संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षताओं पूर्ण करेगा। ये जो नया NCAP आया है, ध्यान रखिएगा 2022, इसमें सबसे खास जो कहा गया है, जो हमारे बच्चे भावी पीढ़ी के जो कर्णधार बनेंगे, जो युवा बनेंगे, इनको जो है 21वीं सदी में उनका जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव लेवल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक मानसिक बौद्धिक स्तर और भाषाई दक्षता, ये ताबड़तोड़ होना चाहिए, है कि ना। बच्चे को मतलब सोचने वाला प्राणी बनाना है, चिंतनशील प्राणी बनाना है, ना कि रटने वाला। कैसे जी? तो रटंतु विद्या पर जो है जोर नहीं देना है उनको, हमको सोचने समझने तर्क बुद्धि वाला जो है ब्रेन ऐसा डेवलप करना है। भाषाई बोलने में उनका कम्युनिकेशन जोरदार होना चाहिए। जैसे आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, गाँव के बच्चे और शहर के बच्चे बोलने में, सिस्टमेटिक बोलने में ना हाँ, गांव के बच्चे और शहर के बच्चे लोग कौन से ज़्यादा अच्छे रहते हैं बताओ? आप लोग सुने होंगे गांव में फर्जेंट लेकर हैगा, फर्जेंट सुने हो छत्तीसगढ़ में? हाँ हाँ, अभी आया है गर्मी छुट्टी में, उकर फलाना टूरा हुआ रायपुर में रहते है ना, बड़ा सुघर चंड चंड उठाते, ऐसे गाँव बोलते हैं, और हमारे को लेकर बोझवा है ना, अरे हाँ ये ले ताना कर देते हैं। तो ये जो तरीका है, कहीं ना कहीं शहर में जो है स्कूलों में वहाँ का ढांचा, वहाँ के शिक्षक लोग अच्छे हैं, और गांव जानते हो प्रॉपर एक तो सब्जेक्ट के टीचर नहीं रहते, स्कूल में ठिकाना नहीं, तो बच्चों का जो है विकास नहीं हो पाता। उनकी जो भाषाई दक्षता कंपेयर करोगे शहरी बच्चों के स्कूलों के और गांव वाले, अंतर आप लोग पाओगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ देखने को मिलता है। फिर अचानक से गांव वाला जब शहर जाता है कॉलेज करने, तो फिर है ना, शहर में जाके थोड़ा सा दब के रहता है ना, दिमाग तेज रहेगा लेकिन बोलने में थोड़ा सा संकोच करता है, कैसे गोठियाऊँ, कैसे बात करूँ, ऐसा टाइप से मामला हो जाता है। तो सब चीज़ को अब क्या करना है, दूर करना है भाई। तो यहाँ पर नया ढांचा युवाओं को 21वीं सदी के संज्ञानात्मक विकास, भाषाई दक्षता को पूर्ण करना, ये कहा गया। अब देखिए NCAP के 4 चरण, बेसिकली ये 4 चरणों को आप लोग NEP में पढ़ चुके हो ना। 5+3+3+4, जिसमें आप देखोगे पहला जो स्टेज है, पहला चरण आप लोग पढ़े हो, कौन सा स्टेज? फाउंडेशनल या फंडामेंटल। दूसरा क्या है? प्रीपरेटरी स्टेज, है ना। और उसके बाद M है और S है, M मतलब मिडिल और S मतलब सेकंड है। हाँ, तो उसको याद रखना भैया ट्रिक से, FP है ना, FP PMS, प्यार से, है ना हाँ, तो तुम लोग पढ़ाओगे तो प्यार से पढ़ाओगे, हाँ, पूरा बच्चों को केंद्रित करते हुए, तो FPMS। तो यहाँ पर पहले स्टेज आप देख रहे हो 5 साल का रहता है, 3 से 8 वर्ष, ये वाला 5 साल के लिए रहेगा। 3 से 8 वर्ष की आयु के पहले 5 वर्षों की शिक्षा को संदर्भित करता है, जिसे आधारभूत चरण या फिर फंडामेंटल या फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। फिर आप देखते हो दूसरा स्टेज कौन सा है? प्रीपरेटरी स्टेज, ये वाला 8 से 11, 3 सालों के लिए। उसके बाद फिर ये अपना मिडिल स्टेज अगले 3 सालों के लिए, और उसके बाद फिर आखिरी में सेकंड स्टेज। ये सब पढ़ चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 चरण, इन चारों चरणों में ये अपना सेकेंडरी स्टेज। तो 4 चरण स्कूली शिक्षा का गठन करता है। ये किसके बदले आया है बताओ तो? 5+3+3+4 कौन से कॉन्सेप्ट बदला है?
वेरी गुड, 10+2 की जगह इसको लाया गया है। हाँ, तो ये 4 चरण स्कूली शिक्षा का गठन करते हैं और बच्चों के शारीरिक, मानसिक सहित सामाजिक और भावनात्मक विकास पथ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो बदले में यह निर्धारित करता है कि उस चरण के लिए सबसे प्रभावी शैक्षिक दृष्टिकोण क्या है। मतलब ये सब 4 चरण में हम जो बनाए हैं, 4 चरणों में, इसका उद्देश्य है बच्चों का संपूर्ण विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक मस्तिष्क हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, ये सारा चीज़। आगे आ जाइए। महत्व एनसीएफ का, तो ध्यान से देखिए। एनसीएफ पाठ्यक्रम का एक परिवर्तन है जो छात्रों के लिए समग्र सीखने के अनुभवों को सकारात्मक रूप से बदलने में सक्षम होगा। मतलब ये जो नया एनसीएफ आया है, एक ऐसा चेंजेस है, ऐसा परिवर्तन जिसमें संपूर्ण सीखने के अनुभवों को समग्र रूप से सीखने को, मतलब बच्चा अगर पहली क्लास में है तो कम से कम उसको लिखना आ जाए, ABCD टेबल आ जाए, कुछ एंटिंग पेंटिंग आ जाए, बेसिक चीज़ समग्र सीखना मतलब संपूर्ण सीखना, उसी तरह के हिसाब से, और सकारात्मक रूप से बदलने में सक्षम हो, ये चीज़। अगला है शिक्षा के इस चरण की परिवर्तनकारी प्रकृति से शिक्षा की सामग्री और परिणामों में गुणात्मक रूप से सुधार होने की उम्मीद है, जिससे हमारे बच्चों के जीवन को बेहतर भविष्य की ओर प्रभावित किया जा सके। तो इस फाउंडेशनल स्टेज में, शुरू का जो स्टेज है, उसमें ये सारे चीज़ें हमको जो है अच्छे से करना है। महत्व, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे के विकास की प्रारंभिक अवधि से, रटना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ बस सुनना है ना, एक भी मत रटना, बस सुन समझो। एक बच्चे के विकास की प्रारंभिक अवधि से संबंधित, प्रारंभिक अवधि मतलब कौन सा वाला अवधि बताओ? शुरू वाला, हाँ, 5 सालों के लिए। हाँ, तो प्रारंभिक अवधि से संबंधित सभी अध्ययन और अनुसंधान स्पष्ट रूप में इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि इस अवधि के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और शिक्षा की मात्रा व्यक्तियों और इस प्रकार राष्ट्र के लिए जीवन भर सकारात्मक परिणाम होता है। ये बहुत बड़ा बात बोल दिया। क्या बोल रहा है कि ये जो स्टेज है, अगर इसमें हम लोग सही ढंग से अगर ये वाला काम कर लिए, ये वाला काम क्या है, ये काम, हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था में केयर और देखभाल, मतलब केयर और शिक्षा, मतलब देखभाल और शिक्षा, तो उस समय में अगर सही तरीके से शिक्षा दे दिए, सही तरीके से अगर देखभाल किए, तो यकीन मानिए आगे चल के वो आप ही लोग अपने आप को कई बार कोसे हो गए कई चीज़ को लेकर, अरे यार बचपन में चीज़ें अच्छे से पढ़ लिए रहते तो आज इतना ऐसा करने की नौबत नहीं आया। ऐसा कभी कोसे हो? हाँ, हम तो बहुत कोसे हैं। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश का टीचर ही नहीं था, साइंस का टीचर ही नहीं था, ठीक है, बड़ा दिक्कत, परीक्षा बहुत आया समझ में, तो ये सब पढ़ के लटपट पास हुए थे। अब वही टीचर रहता तो बड़ा दिक्कत नहीं होता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है, शुरुआत अगर अच्छा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर प्रॉपर ये हो गया केयर और एजुकेशन, देखभाल और शिक्षा, तो आप मान के चले कि वो आने वाले समय में वो जीवन भर के, बोला है कि राष्ट्र के लिए जीवन भर सकारात्मक परिणाम नज़र में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमको फोकस करना है। एनसीएफ 22 फाउंडेशनल स्टेज बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भैया उसी समय में इस चीज़ पे ज़्यादा हमको ध्यान देना है, इस चीज़ में क्वालिटी, इस चीज़ में सही तरीके से परिवर्तन, सही तरीके से देखभाल, सही तरीके से शिक्षा, सब करना है इसी समय में। और हम लोग क्या है, अरे लड़का तो है, क्या दिक्कत, बच्चे हैं, जान देना, पेरेंट्स लोग चलो मैके चल जाते हैं 10 दिन भर, हाँ छोड़ना, परीक्षा वरीक्षा जान दे, है ना, अभी तो ना चुके, हाँ अच्छा तीजा, हाँ तीजा ले न कहीं नहीं, 1 हफ्ता, हाँ घूमते रहते हैं बच्चा भी। बच्चे क्या मारो, तो मज़ा चले रहे ना, चल भाई नाना नानी मामा मम्मी, हाँ तो हाँ अच्छा अब तो खैर मायके वाले लोग रखते भी नहीं इतना दिन तक। हाँ, पहले के मायके और अभी के मायके में बहुत अंतर है। हाँ हाँ, अब बहुत बदलाव आ गया है। तो समझ में आ रहा है, प्रारंभिक ECC, हाँ
इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब चीज़ों को कम करना है और फोकस करना है उसके क्वालिटी पे। यह कई विषयों में दुनिया भर के अत्याधुनिक शोध पर आधारित है, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा तंत्रिका विज्ञान, मस्तिष्क अध्ययन, संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर समझ शामिल है। तो अब ये बहुत रिसर्च की बात आया है, जान रहे हो एनसीएफ के पहले 1975 आया था, 88 आया, 2000 आया, 2005 आया, 2022, तो चरणबद्ध तरीके से नए नए एनसीएफ आया है। हम कहीं ना कहीं बहुत सारे शोध करके सीखे हैं। तो इस शोध में अत्याधुनिक जो शोध हुआ है ये आधारित है किस पर, कि बच्चों का जो तंत्रिका विज्ञान है, बच्चों का मस्तिष्क का अध्ययन, उसका क्या सोचता है, संज्ञानात्मक विज्ञान, इनके क्षेत्र में जो है बेहद समझ जो है शामिल है। मतलब इनको अच्छे तरीके से डेवलप करना है, अच्छे तरीके से विकसित करना है, ये सब कहा जा रहा है। आगे देखिए, जैसा कि एनईपी 2020 में व्यक्त किया गया। एनईपी 2020 में क्या बोला गया कि बच्चा जो है सोचने वाला बच्चा बने, अच्छा बच्चा बने, उसका बुद्धि विकसित हो, ये सब बोला गया है। रटंतु वाला बिल्कुल भी मत हो, बच्चों को रटवाना नहीं है। यह पाठ्य चर्चा संगठन, शिक्षा शास्त्र, समय और सामग्री संगठन बच्चे के समग्र अनुभव के लिए वैचारिक, संचालनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के मूल में प्ले का उपयोग करता है। प्ले का उपयोग मतलब ये सब चीज़ों को करने के लिए किसका उपयोग करना है, खेल का। खेल खेल में शिक्षा। तो हमको जो है वो जो 5 साल वाले जो है फाउंडेशनल स्टेज शुरू के बाल बाटिका और पहली दूसरी में ऐसा मतलब माहौल तैयार करना है स्कूल के भीतर कि वो खेल खेल में बहुत कुछ सीखे। इसलिए जाओगे आंगनबाड़ी में दीवार प्लेन दिखता है, पूरा रंग बिरंगा दिखता है, रंग बिरंगा एक से खिलौना मिलाना रहता है कि नहीं। तो कारण ये है कि उनको हर तरीके से मतलब आसानी से चीज़ों को समझाए। उनका किताब भी देखना पूरा चकमक वाला रहेगा, है कि नहीं। तो ये सारे तरीके के माध्यम से जो है उनको बच्चे को अच्छे से मूलभूत चरण। तो मूलभूत चरण के बारे में थोड़ा सा समझिए कि क्या क्या रहता है खास। वो शुरू के 3 से 5 जुड़ जाओगे कितना साल हो जाएगा, 8 वर्ष। ये फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे का देखिए, मूलभूत चरण अर्थात फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्षों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभावों में संचालित होता है। मतलब कहा जाता है कि 3 से 8 साल के बीच में जो भी बच्चे को सिखाओगे, सुनाओगे, दिखाओगे, वो यहाँ पर लंबे समय तक बना रहता है। याद करो आप लोग पहले दूसरी तीसरी में कुछ किए होगे, जो कुछ सीखे होगे वो आज तक या कुछ देखे रहे होगे या उस समय को कुछ कांड किए रहे होगे है ना। एक 8 हो याद है कि नहीं है? याद है ना। हाँ, तो ये फाउंडेशन जब बोला जा रहा है कि जीवन के पहले 8 वर्षों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव से संचालित होता है। मतलब इस समय आदमी का जो बुद्धि रहता है ना बहुत एकाग्र, है कि नहीं, एकाग्र बोला जा रहा है यहाँ पर। तो मूलभूत चरण में बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्षों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभावों में संचालित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कई प्रासंगिक विषयों में दुनिया भर के शोध से पता चलता है कि ये जो वर्ष है आजीवन कल्याण और व्यक्तियों के समग्र विकास, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पूरा दुनिया में शोध हुआ भाई, तब जाके एनसीएफ 22 में सबसे ज़्यादा फोकस कौन सी स्टेज को किया जा रहा है, पहला वाला स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज को। क्योंकि शोध से पता चल रहा है कि इसी स्टेज में अगर बच्चे का अगर सही 60 शिक्षा और देखभाल हो जाए तो फिर आगे तो ऑटोमेटिक वो खुद से खुद कर लेगा, ऐसा टाइप से बात आ रहा है। ये बोल रहे हैं ना, दुनिया भर के शोध से पता चलता है कि आजीवन कल्याण, व्यक्तियों के समग्र विकास, शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक भावनात्मक विकास हो। बचपन में ही बच्चों को अगर अच्छा से खान पान दिया जाए, अच्छा पोषण से, तो वो मजबूत होगा, तो मजबूत रहता है, आगे मजबूत रहेगा। ये सारी चीज़ बताया जा रहे हैं। सबसे तेज मस्तिष्क विकास, इसी अवस्था में बच्चे का सबसे क्या होता है, तेज मस्तिष्क का विकास होता है, ब्रेन डेवलप। कहा जाता है कि तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान बताता है कि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क का 85%, 100 में से 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। देख लो, तो एक इंसान का, एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जो है ब्रेन का डेवलपमेंट कितने साल में हो जा रहा है, देखो 85%। जब आप 6 साल के हैं, जब आप फाउंडेशनल स्टेज में हैं, तभी कितनी बड़ी बात है। तो आपसे पूछा जाए कि फाउंडेशनल स्टेज में ही 85% जो है
ब्रेन डेवलप हो जा रहा है। तो जब ब्रेन डेवलप हो जा रहा है इसी समय में, तो इसी समय में उनको सही सही और अच्छे से सिखा दो तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो इस पर हम बात करते हैं यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर एक बार और। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको हम लोग ECC बोलते हैं, जो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा को है ना दर्शाता है, संदर्भित करता है, सभी समाजों के लिए केंद्रीय महत्व का है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए ECC ये कितने साल के अवस्था को बोलते हैं, ECC ये कितने साल के बच्चों को बोलते हैं? जन्म से 10 साल, जन्म से 12 साल, जन्म से 18 साल, तो कितना बोलोगे? हाँ, बेसिकली ये जो माना जाएगा तो इसके हिसाब से 3 से 8 वर्ष, ठीक है, जन्म से लेकर 8 वर्ष, ठीक है। और नियमता देखा जाए तो कैसा है, जन्म से लेकर 8 वर्ष, इसको क्या बोलोगे? ECCE, टोटल ECCE। तो ध्यान रखना, ECCE जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा को दर्शाता है, सभी समाजों के लिए केंद्रीय महत्व का है। अगला देखिए, 10-3 आयु वर्ग के बच्चों की ज़्यादातर देखभाल घर पे, ये 10 नहीं है, 0 है ना, 0 से 3 वर्ष, जानते हो शुरू के 3 वर्ष बच्चों की ज़्यादातर देखभाल घर पर ही की जाती है, नहीं की जाती, उसके बाद हो जाता है 3 साल के बाद। उसके बाद फिर संस्थागत सेटिंग्स 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। तो संस्थागत सेटिंग मतलब बच्चों को कहाँ सेट कर रहे हो तुम लोग? आंगनबाड़ी, बाल बाटिका या फिर नर्सरी प्ले में कर रहे हो। इसीलिए फाउंडेशनल स्टेज जो है 3 से 8 साल की उम्र के लिए ECC को, सभी साल को मतलब ECC को दर्शाया गया है। तो ECC जो है बेसिकली देखा जाए तो 3 से 8 साल, 3 से 8 साल क्या बोलते हैं? ECC, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कितने साल का माना जाता है? 3 से 8 साल है। चलो देखो यहाँ पर, इसको रटना नहीं है, समझना है भाई। इसमें क्या क्या शामिल है बताओ? ECCE में क्या क्या शामिल है प्रारंभिक देखभाल में? इसमें प्री स्कूल है, किंडरगार्टन भी हो सकता है, नर्सरी हो सकता है, आंगनबाड़ी, बाल बाटिका आदि शामिल हो गए। प्रश्न आ सकता है ECC में क्या क्या शामिल हो सकता है करके, तो ये सब सुने रहो। जानते ही नहीं जानते अपन ये सभी संस्थान जो 3 से 6 वर्ष के बालकों की देखभाल करते हैं, ये सभी लोग जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल। क्या इसमें 7 साल का बच्चा जा सकता है? 8 साल का बच्चा बैठ के पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे ये निर्धारित है 6 के पहले और 3 के बाद, ठीक है। तो 3 से 6 वाले लोग इसी में जाएंगे, किस में? यही आंगनबाड़ी, नर्सरी, किंडरगार्टन, प्री स्कूल में। कैसे जी? अब स्कूल में कब जाते हैं बताओ? 6 के बाद जाते हैं ना। आप लोग ICDS वाला पढ़ोगे, महिला बाल विकास वाले में, 6 साल के बाद आंगनबाड़ी के बाद जाते हैं वो लोग, 6 साल का होने के बाद। तो यहाँ पर 3 से 6 के बीच में प्री स्कूल, किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल, आंगनबाड़ी। अब गांव मन में आंगनबाड़ी बोलते हैं, शहर में क्या बोलते हैं? प्री स्कूल, नर्सरी या किंडरगार्टन। इसी तो बोलते हैं KG1 किंडरगार्टन, शॉर्टकट में KG स्कूल है नहीं। हाँ, तो KG1 KG2 वही किंडरगार्टन स्कूल, आई समझ में। तो ये सब शामिल रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। और सभी स्कूलों में कक्षा 1 और 2 की देखभाल करते हैं। तो ECC के अंतर्गत ध्यान रखना 3 से 8 में टोटल ये सारे सब शामिल हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, जो फाउंडेशनल स्टेज की हम बात कर रहे हैं इसका महत्व और देखिए अच्छे से और समझिए एक बार। यह चरण विकास के सभी क्षेत्र, ये जो चरण है फाउंडेशनल स्टेज शुरुआती इसको बच्चा का, उसके भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक और भाषा के साथ साथ साक्षरता, सौंदर्य, सांस्कृतिक पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम होगा। ये लाइन को पढ़ो, दमदार लाइन है। बचपन में ही शुरू के 5 साल, मतलब 5 साल मतलब 3 से 8 के बीच में 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में अगर उसको सही तरीके से विकास किया गया या सही तरीके से अगर मान लो विकास हुआ इस नियम के तहत, तो उसका भौतिक, फिजिकल मतलब फिजिकल
शरीर का मजबूती, सामाजिक, कई बच्चे देखना 4 लोग सामने जा खड़े नहीं हो पाते, घबरा जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए दिन भर घर बच्चे को नहीं रखना चाहिए, उसको बाहर भी निकालो, 4 लोगों से मिलाओ जुलाओ, है कि नहीं? नहीं तो हेजिटेट हो जाता है बच्चा। तो सामाजिक, भावनात्मक, इमोशनल, नैतिक, थोड़ा व्यवहार, है ना, संज्ञानात्मक, सोचने समझने की शक्ति, बोलने के साथ साथ, जैसे बच्चे लोग जो है जल्दी को उठाना सीखते हैं किसी कब, जब उसके साथ 2-4 बच्चे और रहते हैं, है कि नहीं? बोलने का, और अब अपने बच्चे को आप अपने पास रखे रहो, कितना भी बोल लो, है ना, लेटे से सीखेगा। वो जो बच्चा गली मोहल्ले में खेल कूद रहा है वो बच्चा एक से एक सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। तो ये समझना है ना। तो बच्चे का जो है भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा के साथ साथ साक्षरता, सौंदर्य। अब सौंदर्य मतलब अगर बच्चा अच्छा है, बढ़िया सब चीज़ हो रहा है तो बढ़िया सुंदर भी दिखेगा, और ढंग से विकास नहीं हो रहा क्या नहीं तो टेटकू टाइप भी दिखेगा, है कि नहीं? तो सौंदर्य, सांस्कृतिक पहलू को अधिक प्रभावी ढंग से समझ कर सक्षम है। तो समझ में आ रहा है मूलभूत चरण का महत्व, अगर उस समय में अच्छा किए तो ये सब नजर आएगा। मूलभूत साक्षरता, अंक ज्ञान का विकास भविष्य की सभी शिक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मूलभूत साक्षरता और अंकों का ज्ञान ये भविष्य के सभी शिक्षाओं के लिए जरूरी है। आज आपका बचपन का पढ़ा हुआ आज काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बोल रहा है एनसीएफ और एनसीएफ हमें इसे प्राप्त करने के लिए मूलभूत चरण के सभी 5 वर्षों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ, बस इसमें सार यही बोला जा रहा है कि एफएस में जो है पूरा फोकस करना है, ऐसा समझ में। एनसीएफ 22 में फोकस करना है फाउंडेशनल स्टेज को। एनसीएफ एफएस में अनुशंसित शैक्षणिक दृष्टिकोण खेल आधारित। अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ये प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि बताओ बाबू रे एनसीएफ एफएस जो है इसका जो सिद्धांत जो है, इसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है? दृष्टिकोण तो क्या बोलना है? खेल आधारित। मतलब हम बच्चे का मानसिक विकास करेंगे, शारीरिक विकास करेंगे, शारीरिक विकास खेल के कराएंगे, बौद्धिक विकास मतलब सब चीज़ कैसे कराएंगे? आप लोग बताओ, खेल से क्या बच्चों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सोचने का विकास होता है कि केवल शरीर का बस विकास होता है? अगर मतलब खेल में दिमाग का उपयोग होता है कि नहीं होता बताओ? शतरंज खेलो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, दिमाग का उपयोग होता है कि नहीं होता है? मैं तो ये बोलता हूँ कि खिलाड़ी के जो ब्रेन जितना ज़्यादा शार्प रहता है उतना बाकी लोग का नहीं रहता। मानते हो नहीं मानते हो? रहता है भाई, है ना। खिलाड़ी मतलब खेलने से क्या है जानते हो, शार्प रहता है। भले वो अपना उपयोग, अब विराट कोहली बोलोगे तो सब खेल की दुनिया में, लेकिन खेलने से जो है आपका शरीर का भी विकास हो रहा है, मन का विकास हो रहा है, सब चीज़ का विकास। तो इसीलिए सब चीज़ों को किसके माध्यम से सिखाएंगे हम लोग? खेल के माध्यम से सिखाएंगे। एकदम चुपचाप बैठे रहा, हाथ पर सीधे रखे रहा, अब सुन चल बेटा, तो ऐसे में बच्चा स्वभाव जानते हो तो नटखट है, वो तो सुन भी नहीं करेगा। तो ऐसे नहीं सिखाना है, अपने को क्या करना है? खेल खेल में सिखाना है। तो ध्यान रखेंगे एनसीएफ एफएस में जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण कैसा आधारित रहेगा? खेल आधारित रहेगा। और देखिए साथ ही साथ इसमें हम लोग बच्चों का कन्वर्सेशन, वार्तालाप, कहानी के माध्यम से, गीत और तुकबंदी, संगीत और आंदोलन, कला और शिल्प, इंडोर और आउटडोर खेल, क्षेत्र यात्राएं, प्रकृति के बीच रहना, सामग्री और खिलौने के साथ खेलना, ये सब आप लोग आंगनबाड़ी केजी नर्सरी में देखे हो, है कि नहीं? बड़ा सुंदर तरीके से सब चीज़ों के माध्यम से होता है स्कूल वहाँ पर। यह बच्चे के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की आवश्यकता पर बल देता है। तो ये सारा जो हम कर रहे हैं शिक्षण और सीखने की आवश्यकता पर जोर देकर, मतलब ये कहीं ना कहीं पेडागॉजी कल्चर है कि बच्चों को जो है दिखाकर, खिलाकर, घुमा फिरा कर, खेल खिलाकर सिखाना है। इसमें बच्चे की घरेलू भाषा का उपयोग और स्थानीय और पारंपरिक कहानियाँ, तुकबंदी, गीत, सामग्री, खेल जैसी सामग्री का उपयोग शामिल है। तो इनमें हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे? तो ये सब चीज़ शामिल रहेगा भैया, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि फाउंडेशनल स्टेज में सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका खेल के माध्यम से है, तो ठीक है भाई, खेल के माध्यम से है तो क्या क्या करोगे उसमें? वार्तालाप, कहानी, संगीत,
कला और शिल्प, ठीक है। तो ये सब चीज़ के माध्यम से जो है अपन बच्चे को सिखाएंगे। साथ ही साथ वास्तव में समावेशी सीखने के लिए, समावेशी सीखने के लिए मतलब भेदभाव रहित शिक्षा, गाना गा के मैडम, बजा बजा के, अच्छा वो संगीत, संगीत और आंदोलन जब वो समझ जाओ, वो थोड़ा नृत्य है, वो आंदोलन हो गया वो, हाँ वो नृत्य समझना है वहाँ पर, नृत्य, डांस, डांस नचा गवा के क्या हो गया, हाँ सामूहिक नृत्य, संगीत म्यूजिक बजेगा, और आंदोलन मतलब वाला आंदोलन नहीं है, क्रांति वाला, हाँ हाँ, दोलन, बच्चा जो है ठुमुक ठुमुक ठुमेगा ग्रुप में, हाँ हाँ, संगीत म्यूजिक, और वो एकदम समझ में आ गया, हाँ वही है वो संगीत, वो वाला आंदोलन नहीं है ना 1857 की क्रांति वाला, गांधी जी वाला आंदोलन नहीं है ये 1920-30 वाला, ये संगीत और आंदोलन मतलब वो नाचना, नृत्य है वो, डांस, ठीक है। और कुछ ये सब लाइन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये सब क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। और दूसरा पॉइंट, समावेशी सीखने के लिए जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब आप जानते हो जो दिव्यांग वर्ग हैं, अशक्त निशक्त जन जो बच्चे हैं, उन बच्चों के सहित जो है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं वाले और स्तरों को पूरा करने के बारे में भी शामिल किया गया। तो हमको हर बच्चा को साथ लेके चलना है, चाहे वो कैसा भी हो, सबको साथ लेके चलना है, मतलब इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी अधिगम। मूलभूत चरण में जो बेसिक चरण है देख रहे हैं, इसमें आकलन को सीखने और विकास के लिए सक्षम बनाने के रूप में देखा जाता है। साथ ही यहाँ रोज़मर्रा की कक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग और बड़े पैमाने पर बच्चों के व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक अवलोकन और उसे काम के विश्लेषण पर आधारित है, जैसे शिल्प परियोजनाएं और सरल कार्यपत्रक। यह NCF 2022 एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो पारिस्थितिकी तंत्र को? इकोसिस्टम। तो पर्यावरण का जैसे इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम होता है, वैसे ही इंसान का भी एक इकोसिस्टम बचपन से क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होकर तैयार होता है कि नहीं होता है? तो वो उस इकोसिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसमें शिक्षकों को सशक्त बनाना, एक सहायक शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता प्रणाली को सक्षम करना भी शामिल है। तो ये सब करने के लिए तो भैया पहले तो गुरुजी ही बढ़िया होना चाहिए। कैसे जी? सरकार कितना भी अच्छा स्कूल बना दे, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर में वो योग्यता नहीं है जो एक टीचर में होनी चाहिए, आदर्श शिक्षक में, तो क्या बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बच्चों को सिखाना है, तो बच्चों को सिखाने का काम तो शिक्षकों का रहता है। तो इसीलिए हम लोग शिक्षकों को क्या करेंगे, सशक्त बनाएंगे, ये भी हमको फोकस करना है। साथ ही साथ प्रशासनिक सहायता प्रणाली को भी सक्षम करना है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही स्कूल चलते हैं, जानते तो वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक संसाधन जो भी है, ये सब यह प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीखने के संसाधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल देता है। तो इसीलिए जो है, जो भी आंगनबाड़ी, जो भी स्कूल है, वहाँ पर पर्याप्त क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, ताकि बच्चों को देखने सुनने को मिल जाए। जिसे कई ठोक स्कूल में क्या रहता है, आप लोग पढ़े होंगे, कई ठोक स्कूल में लैब ही नहीं रहता, लैब, या फिर वो खेलने में लेकर सामान नहीं रहता, तो वहाँ पे ना ढंग का खेल होता है, ना ढंग के प्रैक्टिकल होता है। जिसे आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं पढ़े होगे, तो अच्छे स्कूल है वहाँ तो बाकायदा लैब में पूरा दुनिया भर का सब चीज़, और कई ठोक स्कूल में नाम भर का, तो ऐसे में सीखने को दिक्कत। तो ऐसे ही बचपन में फाउंडेशनल स्टेज में वो स्कूल में सब चीज़ होना चाहिए, तब बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए, पर्याप्त तो जो है सीखने के संसाधन होने चाहिए। ये भी हमको क्या करना है, सुनिश्चित करना है अपने संस्थान में। NCF-FS सीधे शिक्षकों से बात करता है। यह विभिन्न संदर्भों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कक्षा के अभ्यासों पर केंद्रित है, इसलिए यह संबंधित है कि शिक्षकों और अन्य लोगों के बीच यथार्थवादी मार्ग प्रदान करता है, आदर्शवादी नहीं, यथार्थवादी
मतलब ये सीधे बात शिक्षकों की करता है कि हमारे शिक्षक अच्छे होने चाहिए, हमारे शिक्षक जो है प्रशिक्षित होने चाहिए, हमारे शिक्षक योग्य होने चाहिए, हमारे शिक्षक जो है खेल खेल में सिखा सके ऐसे शिक्षक होना चाहिए, हमारे शिक्षक प्रैक्टिकली समझाए ऐसे होना चाहिए। ये सब बोल रहे हैं NCF-FS। अब ये सब तो हम लोग बोल दे रहे हैं ऐसा होना चाहिए करके, पर हमारे सामने क्या है, दुनिया भर का समस्या, चैलेंजेस, चुनौती है कि नहीं है। तो क्या है चुनौती? देखो, ये जो नवीनतम पद्धति है और जो दृष्टिकोण है, इसको विकसित करने की आवश्यकता के कारण कई चुनौतियां अभी सामने उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि बच्चों की पहुंच की समस्याएं, बच्चे तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं या बच्चा हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, गुणवत्ता संबंधी कमियां जिसमें शामिल है विकासात्मक उसे अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, वैसा सिलेबस नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक की कमी है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। ये वाला दिख रहा है? हाँ। जब तक 75,000 पद खाली है तब तक क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया बने रहेगा? नहीं बने रहेगा, असंभव। कितना भी मैं पढ़ा लूँ, हाँ, स्कूल में टीचर ही नहीं रहेंगे तो कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक रहेगा बताओ। तो योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, तो इसीलिए भर्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज लाइव नहीं था, नहीं तभी बोले रहता। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, सोचा हूँ आंदोलन करना है करके। मेरे को कई लोग मैसेज करे, फ़ोन करके बोले सर कुछ तो करो, शिक्षक भर्ती नहीं आ रहा है। तो मैं बोला सोच के बताता हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। ठीक है, तो एक ठोक 2 वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर इकट्ठा करें, माहौल को बनाना पड़ेगा। जैसे यूपी बिहार में माहौल गरमा देते हैं, है ना, फिर आदमी डर के सरकार जो है काम करती है। यहाँ पे क्या, बच्चे उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही समझदार टाइप के हैं, सहन शक्ति कूट कूट के भरी हुई है। तो उसका फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं? सरकार उठाते। तो अपने को क्या ज़्यादा सहन शक्ति दिखाना नहीं है। हाँ हाँ, वो इसीलिए तो वहाँ, तो मेरे को लगता है यहाँ भी अब करना पड़ेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा चेतावनी देना पड़ेगा, तो करेंगे इसके ऊपर काम। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग फाउंडेशनल स्टेज में NCF का देख रहे हो। और क्या है यहाँ पर, प्राथमिक स्कूल की तुलना में पूर्व स्कूली में कम नामांकन और उपस्थिति। तो जो नामांकन है बच्चों का, जो एनरोलमेंट है प्राथमिक स्कूल में तो अच्छा खासा रहता है, लेकिन उसके बाद जो है घट जाता है। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए मजबूत निवेश की आवश्यकता है। ये सब करने के लिए मजबूत निवेश, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है भाई, पैसा की ज़रूरत है ना, आर्थिक, है ना, जो है वित्तीय संसाधन की ज़रूरत है। बिना इसका हो पाएगा क्या? नहीं। महामारी के दौरान स्कूल बंद हो जाने के कारण, जानते हो महामारी वाला, है ना, अभी कोरोना हुआ था, तो इसी कारण सीखने की हानि के कारण मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता प्राप्त करने की चुनौतियाँ गहरी और अधिक व्यापक हो गई है। तो महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया, कैसे फर्स्ट डिवीज़न आना है, कैसे 80% आना है, कैसे 90% आना है, बिना पढ़े कैसे पास होना है, बिना पढ़े कैसे, मतलब बहुत कुछ सिखाया है कि नहीं। तो सब विभागों को कुछ न कुछ शिक्षा दिया, वो 20-21 जो है। तो उस चक्कर में आप देख रहे हो स्कूल बंद होने के कारण ये सब दिक्कतें आई भाई। बच्चों को जो है संख्या का ज्ञान नहीं, बच्चों को मूलभूत जानकारी नहीं, बहुत दिक्कत हुआ है। बच्चों को भले अच्छा लगा कि हमारा छुट्टी रहा इतने साल, लेकिन उन भविष्य में उन लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। अब आखिरी में जो है एक कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलता है, फाइनल ये है 2022 में पंचकोश विकास। पंचकोश विकास क्या है? ये पंचकोश NCF-FS 2022 पंचकोश विकास की बात करता है। 5-fold डेवलपमेंट, इंग्लिश बोलते हैं 5-fold डेवलपमेंट। तो हमारे शरीर में, या हमारा जो शरीर है वो पंचकोश से बना हुआ है। जिसे आप लोग सुने हो 5 तत्व से आपका शरीर बना है। 5 तत्व का नाम बताओ। हाँ लोग बताओ। हाँ, आकाश, हाँ हाँ हाँ, ठीक, पता है ना। हाँ, तो पंच तत्व से मिलकर जिस प्रकार से हमारा शरीर बना है, वैसे ही हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं।
थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं ना। तो ये पंचकोश का विकास जो है इस समय बेहतर तरीके से होता है। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, पंचकोश या 5 फोल्ड डेवलपमेंट, कीटोन इन इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। ये भारतीय परंपरा में एक मील का पत्थर या भारतीय परंपरा की देन है। आप लोग 4 वेद सुने होंगे, तो एक ठो ये है यजुर्वेद, सुने हो यजुर्वेद? तो यजुर्वेद में जो है इस 5 फोल्ड डेवलपमेंट या पंचकोश विकास के बारे में जानकारी है। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में दिया हुआ है कि एक इंसान के भीतर 5 कोश होता है, जिसमें सबसे पहला कोश अन्नमय कोश, सुनना है लिखना है, अन्नमय कोश। उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जैसे आप लोग सुने होंगे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, बोलते हैं, सुने हो? 7 ठोक चक्र। अगर हाँ बचपन में शक्तिमान देखे होगे तो वैसे ओम करता था, फिर जुग से फिर ऊपर ऐसे कर पूरा 7 ठोक जगता था, फिर वो गायब हो जाता था, है ना, उड़ के फर 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 फर, है ना। हाँ हाँ, तो गंगाधर से शक्तिमान बन जाता था जब उसका, है ना, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं जिसको। तो 7 चक्र होते, वैसे ही 5 कोश होता है, ऐसा में। तो भारतीय दर्शन में जो है इसके बारे में बात कही जा रही है, पंचकोश विकास, 5 फोल्ड डेवलपमेंट। तो पहला अन्न कोश, दूसरा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय। अब थोड़ा इसको याद करने का तरीका देख लो अपने स्टाइल में। अन्न या अनाज खाओगे, खाओगे नहीं खाओगे, तो आपका प्राण बचेगा या प्राण बना रहेगा, है कि नहीं? अब जब प्राण बना रहेगा, प्राण जिंदा रहोगे, तो दुनिया भर के मन में आएगा, चलेगा। अब जब मन चलेगा तो मन से ज्ञान विज्ञान की बातें होंगी। अब जब ज्ञान विज्ञान क्लियर है तो आखिर मिलेगा कि आपको आनंद मिलेगा, ऐसा में। तो अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से ज्ञान विज्ञान, और ज्ञान विज्ञान से आनंद, है नहीं? देसी चला है, ज्ञान विज्ञान से बना है, ऐसी आनंद ले रहे कि नहीं? बाहर जाओगे अभी उमस मार रहे। तो आप ही ये भी देख रहे हो, अभी खा के आए हो, अन्न जिंदा है, दुनिया भर का सोच रहे हो, ज्ञान विज्ञान में आनंद, सिंपल। तो 5 कोश है, 5 ही कोश को थोड़ा सा यजुर्वेद के हिसाब से समझना है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा देख लो। तो पंचकोश के बारे में कौन से सिद्धांत बोला गया है? NCFS 2022। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा जो है पंचकोश या 5, ये षटकोण का सा है ना, सब जगह ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट शक्कर का सा लिखा गया है, सर क्या होगा, षटकोण का सा। तो बच्चा पंचकोश वाला एक संपूर्ण प्राणी है। सब बच्चों के अंदर 5 कोश पाया जाता है। ये परतें हैं, एक प्रकार का क्या है, एक परत होता है शरीर के अंदर। अन्नमय कोश, इसको भौतिक परत बोलते हैं। प्राणमय कोश, जिसको जीवन शक्ति ऊर्जा परत बोलते हैं। मनोमय कोश, यहाँ पे गलत लिखा गया है, थोड़ा सा इतिर बितिर लिखा गया, वो जो फोटो में बना है ना वो सही लिखा है ना। तो मनोमय कोश ये मन की परत होता है। विज्ञानमय कोश ये एक बौद्धिक परत होता है। आनंदमय कोश ये आंतरिक स्व परत होता है। प्रत्येक परत कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, मतलब हर कोश की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है, हर कोश की अपनी एक विशेषता है। इसी को हम जानेंगे कि क्या है हर कोश की विशेषता। तो एक बच्चे के समग्र विकास में इन 5 परतों के पोषण होना और पोषण को ध्यान में रखा जाता है। तो जो 5 परत है ना हमारे शरीर में, इन 5 परत का देखभाल, उन 5 परतों का पोषण यदि अच्छे से होगा तो हमारा पंचकोश मजबूत होगा, पंचकोश स्ट्रांग हुआ तो बच्चा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर स्ट्रांग हो जाएगा। तो 5 परत के बारे में थोड़ा सा देखिए क्या क्या रहता है। जैसे कि पहला कोश है आपका अन्नमय कोश। पहला कोश का नाम क्या है? अन्नमय कोश। फिजिकल, इसको इंग्लिश बोलेंगे शारीरिक विकास या फिर फिजिकल डेवलपमेंट। तो अन्नमय कोश से आपका कौन सा विकास होगा? शरीर। अन्न खा के क्या का विकास होता है? शरीर का विकास होता है। तो यहाँ पर आयु, विशिष्ट संतुलित शारीरिक विकास, शारीरिक फिटनेस, शरीर का लचीलापन, शक्ति, धीरज, इंद्रियों का विकासमय पोषण, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता, मनुष्य में 100 साल के स्वस्थ जीवन को ध्यान में रखते हुए शरीर और आदतों का निर्माण। तो अन्नमय कोश संबंधित है आपके शरीर के
विकास के, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं। अब फिजिकल के बाद आ जाओ, दूसरा है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइफ फोर्स एनर्जी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राणमय कोष। प्राणमय कोष जीवन ऊर्जा का विकास। प्राणमय कोष मतलब आपके प्राण है तो आपका जीवन है, ऊर्जा है। इसमें क्या होता है, सहानुभूति, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रियण द्वारा ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह का संतुलन, प्रतिधारण, सभी प्रमुख प्रणालियों खासकर पाचन, श्वसन, संचार और तंत्रिका तंत्र। तो आप देख रहे हो ये सब अन्नमय कोष के बाद आपके प्राणमय। प्राणमय मतलब प्राणों से संबंधित, प्राण कब तक चलेगा, कब चलेगा, जब ये सब सिस्टम ठीक रहेगा। ये सब चीज़ गड़बड़ा गया, तंत्रिका तंत्र गड़बड़ा गया, पाचन गड़बड़ा गया, श्वसन गड़बड़ा गया, संचार गड़बड़ा गया, तो फिर प्राणमय पार। ठीक है, तो प्राणमय कोष में किन चीज़ों पर विकास होता है, पाचन, श्वसन, ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र। तो इनमें जो है ऊर्जा का संचार हो, ये सब चीज़ों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये इससे संबंधित है, ध्यान रखना। प्राणमय कोष, आगे जाओ। प्राणमय के बाद क्या आता है बताओ, मनोमय। तो शारीरिक विकास हो गया, प्राण का भी विकास हो गया, अब जो है बात होगी मनोमय कोष की। इसमें जो है विकास होता है, शॉर्टकट में याद रखना, भावनात्मक और मानसिक विकास। मनोमय कोष मतलब आपका मानसिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, जैसे कि आपकी एकाग्रता, आपकी शांति, इच्छा और इच्छा शक्ति, साहस, नकारात्मक भावनाएं से निपटारा, सद्गुणों का विकास करना, ठीक है, लोगों और स्थितियों, खुशी, दृश्य, मतलब ये पढ़ोगे मैकडूगल के 14 प्रकार का जो संवेग है, या आदमी का जो भी इमोशन है, वो सारे इमोशन को बैलेंस रखना, संतुलित रखना, ये सब कहाँ से होता है, आपके कौन से सेंटर से, मनोमय कोष से होता है। तो आपका मनोमय कोष पूरा मानसिक विकास, भावनात्मक विकास पर आधारित है। अब आ जाइए, आपका अगला परत है, अगला कोष है विज्ञानमय कोष, जिसमें हमारा में रहता है बौद्धिक विकास। इसको इंटेलेक्चुअल लेयर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल लेयर, इंटेलेक्चुअल लेयर, बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास में इस कोर्स में क्या होता है, अवलोकन, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, विश्लेषणात्मक एनालिसिस करना, ये क्षमता, अमूर्त और भिन्न भिन्न सोच, संश्लेषण, चीज़ों को जोड़ना, तार्किक सोचना, भाषाई कौशल, कल्पना, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, भेदभाव की शक्ति, जनरलाइजेशन या सामान्यकरण, और अमूर्तता, है ना, अमूर्तता। तो मूर्त अमूर्त वाले जो सोचते हैं ना, ये सब बौद्धिक विकास। तो बुद्धि से संबंधित विकास आपके कौन से कोष से होता है, विज्ञानमय कोष। इसके बाद आखिरी है आपका आनंदमय कोष, आखिरी वाला आनंदमय कोष, इनर सेल्फ बोलते हैं इसको, इनर सेल्फ। आनंदमय कोष, आनंद, अंदर से आनंद मिलेगा आपको। हम लोग बाहर आनंद के लिए भटकते रहते हैं, जबकि हमारा वेद शास्त्र कहता है कि आनंद आपके भीतर है, बाहर नहीं है। हम लोग आनंद की प्राप्ति के लिए मूवी देखने जाते हैं, है कि नहीं, आनंद की प्राप्ति के लिए बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, जबकि आनंद जो है आपके भीतर है। इसीलिए देखना बड़े बड़े योगी महापुरुष लोग हजारों साल तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब कैसे बैठे रहते होंगे, ना मोबाइल चलाना, ना कुछ नहीं, ना इंस्टा, ना फेसबुक, क्योंकि उसको अंदर से क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो वास्तविक आनंद, सहज आनंद आपके बाहर है कि भीतर है, अंदर है कि नहीं। हाँ, वो बाहरी आनंद जो है वो अस्थायी है, उसको कोई गारंटी नहीं कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, है कि नहीं। लेकिन आपके अंदर का आनंद हमेशा, तो उसी का विकास करना है कि बाबू रे बाहर झांकने ताकने की जरूरत नहीं, जो है आपके अंदर है ना। तो चलो देखो क्या बोल रहा है, आनंदमय कोष अर्थात आध्यात्मिक विकास, खुशी, प्रेम और करुणा, सहजता, स्वतंत्रता, सौंदर्य बोध, जागरूकता को भीतर की ओर मोड़ने की यात्रा। तो
आनंदमय कोश आपको ध्यान रखना है, ये आखिरी परत है कहना चाहिए। तो इस प्रकार से पंचकोश जो है मानव अनुभव और समझ में शरीर मन शरीर के महत्व का एक प्राचीन अन्वेषण है, प्राचीन खोज है। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही बताया गया है। मानव विकास के लिए यह गैर द्वैतवादी दृष्टिकोण अधिक समग्र शिक्षा की दिशा में स्पष्ट मार्ग और स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। तो कुल मिला के बच्चों का जो है पंचकोश का विकास करना है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो पहला कोश अन्नमय, दूसरा कोश प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय से शारीरिक विकास होगा, प्राणमय से शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी। कई लोग देखना इधर सुस्त पड़े रहते हैं कोढ़िया टाइप से और कई लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं प्राणमय उनका अच्छा रहता है कि नहीं। मनोमय कोश पूरा इमोशन वाला है ना। विज्ञान में पूरा ज्ञान विज्ञान बौद्धिक क्षमता वाला है। और आनंद मतलब प्रेम खुशी ये सब चीज़ें। तो इन पांचों कोश का क्या करना है एफएस में फाउंडेशनल स्टेज में डेवलप करना है। तो एनसीएफ 2022 ये 5 कोर्स की बात कर रहा है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट। अब इतना पढ़ाया हो, निबल लिख सकते हो नहीं इसके ऊपर है फाउंडेशनल स्टेज के ऊपर ये देखो। तो ये मैडम जो है बच्चों को सिखा रही है फाउंडेशनल स्टेज में, छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में सब चीज़। क्या हो गया? हाँ एरोप्लेन है ना, कागज़ का। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है आरटी एक्ट पढ़ेंगे। आरटी एक्ट पढ़े हो ना, राइट टू एजुकेशन 2009 की 6 है कि 11 है, हाँ तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग का एनईपी 2020 एनसीएफ 5 एनसीएफ 22 ये हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से समझना। उसके बाद फिर इसका एमसीक्यू कराऊंगा मैं शनिवार को। हाँ अभी शनिवार को तो ऐसे ही सिंपल प्रश्न दिया था, थोड़ा तगड़ा करेंगे। कोई डाउट एनसीएफ को लेकर? तो आप लोग एनसीएफ को पूरा नाम बोलोगे एनसीएफ एफएस 2022। तो एफएस दिमाग में घुसा रहेगा ना, फाउंडेशनल स्टेज घुसा रहेगा दिमाग में। चलिए तो आज क्लास को यहीं पूरा करते हैं।